नाइट्रोजन को बनाने की दो विधियां हो चुकी थी। अभी आगे स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं नाइट्रोजन गैस को बनाने की अगली विधि को। अब हम नाइट्रोजन गैस को बनाएंगे अमोनिया के द्वारा। तो बेटा इसको हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन आएगा, अमोनिया के द्वारा नाइट्रोजन गैस को बनाना। बेटा अमोनिया के द्वारा नाइट्रोजन गैस को बनाने के तीन रासायनिक समीकरण हमें लिखने हैं। पहला रासायनिक समीकरण, अगर हमारे पास अमोनिया गैस है और हम उसकी अभिक्रिया करवा देते हैं कॉपर के ऑक्साइड के साथ, तो बेटा कॉपर के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया का तरीका देखते हैं। सबसे पहले बेटा यहां 2NH3 लेते हैं और यहां लेते हैं 3CuO। अभिक्रिया करने का तरीका क्या है, देखो ये H अभिक्रिया करेगा O से। ध्यान देने वाली बात है, H हो गए 3 दूना 6, 3 O है, 6H 3 O से अभिक्रिया करेगा, सबसे पहला कंपाउंड बना के तैयार करेगा 3H2O। अभी मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास क्या बचा, यहां बचा 3Cu और बेटा मैं चेक करूंगा मेरे पास क्या बचा, तो मेरे पास 2 नाइट्रोजन बचे, ये N2 गैस। तो इस बात को ध्यान रखना है, अगर हम अमोनिया गैस को कॉपर के ऑक्साइड के साथ मिलाकर उसे गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन गैस हमें प्राप्त होगी। कॉपर का चूर्ण मिलेगा, कॉपर मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, कुछ मॉलिक्यूल जलवाष्प। अभी आगे रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो अमोनिया से ही हम और भी बना सकते हैं नाइट्रोजन गैस, लेकिन इस बार अमोनिया को बेटा अभिक्रिया करवानी होगी एक नए पदार्थ से जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला तो सभी लोगों ने लगभग सुना होगा। रिएक्शन कैसे करवाना है, फिर सेम प्रोसीजर है। वैसे आप लोगों ने एक चीज देखा था, 3 ऑक्सीजन चाहिए थे, अभी भी हमको 3 ऑक्सीजन चाहिए, तो हम ब्लीचिंग पाउडर के 3 मोल कर देते हैं, अमोनिया के 2 मोल। उसका होगा क्या, 3 का 2 में गुणा होगा, 6 हाइड्रोजन है और ये 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे। 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर से एक बार बनकर तैयार होगा 3H2O। बेटा ध्यान से देखना इस बार, 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अलग हो गए, जल बन गया। अभी मैं क्या चेक करता हूं कि 3Ca और Cl2, ये वाला पार्ट ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी पार्ट बचा हुआ है, हम इसको लिख लेंगे 3CaCl2। ऑक्सीजन तो इसके पीछे बीच से में से निकल गया है तो मैंने उसको अलग कर दिया। अभी देखते हैं, चेक करते हैं बचता क्या है, N2, तो नाइट्रोजन गैस। एक तो ये विधि है। अभी एक और प्रोसेस से हम लोग अमोनिया गैस से ही बना सकते हैं नाइट्रोजन गैस, लेकिन ऐसा भी लोग कहते हैं, कभी कभी कहता है अमोनिया के अपघटन से, अमोनिया के अपघटन से। इसमें अमोनिया के अतिरिक्त हमें एक अदर केमिकल कंपाउंड चाहिए होता था, लेकिन अमोनिया का अपघटन जब बात करेगा तो हमें अमोनिया के अलावा कोई अतिरिक्त केमिकल चाहिए ही नहीं। तो बेटा अमोनिया का अपघटन अगर हम करवाएंगे तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। इसका जैसे ही हम यहां लिख भी देते हैं, हम क्या करवाने वाले हैं, ताप अपघटन। हालांकि इस रिएक्शन को थोड़ा सा और अच्छा किया जाए, ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल रहता है, लेकिन जैसे ही हम अमोनिया गैस का ताप अपघटन कराते हैं अमोनिया गैस अपने कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है। कैसे ब्रेक हुई इसको चेक कर देंगे। तो अगर ब्रेक होगी तो बेटा N2 अलग हो गया और H2 अलग हो गया, रिएक्शन को बैलेंस करने जाओगे तो 3H2। रिएक्शन काफी ज्यादा फेमस है, आपने शायद मेरे ख्याल से पढ़ी भी होगी इसकी पिछली क्लासेस में, कभी ना कभी ये रिएक्शन बच्चों के पास आती जरूर है यहां तक। तो ये हो गया, अगर हम कभी हमसे कहेगा अमोनिया के अपघटन के द्वारा बताओ तो इसको लिखेंगे। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, कहता है वेरी प्योर नाइट्रोजन गैस कैसे बनकर तैयार होगी। तो जब आपको शुद्ध नाइट्रोजन गैस को प्राप्त करने के लिए कहे तो चेक कर लेते हैं कि शुद्ध नाइट्रोजन गैस को कैसे बना सकते हैं। तो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, शुद्ध नाइट्रोजन गैस
प्राप्त करने की विधि। तो अगर हमसे कभी बोल देता है कि आपको शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त करना है, क्योंकि बेटा इतनी बात तो समझ ही जाओ, जितने भी प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, हर एक प्रोसेस में जो अमोनिया गैस प्राप्त हुई है उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में अशुद्धि जरूर रही है। अब हम जब नाइट्रोजन गैस को प्राप्त करेंगे तो वो लगभग प्योर होगी। तो प्योर नाइट्रोजन गैस के रिएक्शन करवाने के लिए एक विशेष ध्यान रखना कंपाउंड NaN3। बेटा इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम एजाइड। तो अगर हमारे पास सोडियम एजाइड है, हम इसके 2 मोल लेते हैं और सोडियम एजाइड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो बेटा सोडियम एजाइड को गर्म करोगे तो आसान सा तरीका, क्योंकि मुझे नाइट्रोजन गैस प्राप्त करनी है, हम इसमें से तोड़कर नाइट्रोजन गैस को क्या करेंगे, अलग। नाइट्रोजन गैस में से नाइट्रोजन के एटम कितने चेक करते हैं, 3 का 2 पे गुना होगा 6 नाइट्रोजन को ऐसे लिख सकते हो 3N2 और प्लस बेटा मेरे पास बचा क्या, 2Na। तो एक तो इसको ध्यान रखोगे कि सोडियम एजाइड को गर्म करके आप शुद्ध नाइट्रोजन गैस को प्राप्त कर सकते हो। एक और प्राप्त कर सकते हो, अगर आपके पास बेरियम एजाइड है, बेरियम एजाइड के फॉर्मूला होता है BaN3 का होल ट्वाइस। अब बेटा अगर इसको भी गर्म करोगे, ध्यान देने वाली बात है, इसको गर्म करोगे, हाइड नाइट्रोजन कितने हैं टोटल, 3 दूना 6 नाइट्रोजन को क्या लिख सकते थे, 3N2 प्लस, अगर ध्यान देते तो हमारे पास एक केवल कंपोनेंट बचा Ba। तो अगर आपसे ये भी दोबारा से मैं रिपीट कर दूं इसको, अगर आपसे ये कहता है कि हमें नाइट्रोजन गैस चाहिए बिल्कुल प्योर स्टेज में, तो आप फिर किसी भी एलिमेंट के एजाइड के फॉर्मूले को लें। एजाइड का मतलब समझ रहे हो ना, एजाइड फॉर्मूला अगर कोई भी व्यक्ति हमसे भी पूछता है तो हम इस बात को ध्यान रखते हैं, N3 उसकी पहचान है, सोडियम के साथ लग गया सोडियम एजाइड, और अगर बेटा बेरियम के साथ लग गया तो बेरियम एजाइड। तो वेरी प्योर नाइट्रोजन गैस को प्राप्त करने के लिए किसी भी धातु के एजाइड को लेकर उसे क्या करना होगा, गर्म करना होगा, और फिर गर्म करने से नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी और जो मेटल होगा वो एक्सट्रैक्ट होकर अलग प्राप्त होगा। अब नाइट्रोजन गैस के विषय में थोड़ी सी जानकारी, वैसे क्योंकि नाइट्रोजन गैस हम लोगों ने बना ली है, थोड़ी सी जानकारी भी इसकी इकट्ठा कर लेते हैं। बेटा जब नाइट्रोजन गैस को सबसे पहली बार खोजा गया तो नाइट्रोजन गैस का नाम रखा गया, क्या रखा गया, फाउल। अब नाइट्रोजन गैस का नाम फाउल क्यों रखा गया, क्योंकि वैज्ञानिकों को ये बात पता थी कि जो हमारे यहाँ एटमॉस्फेरिक एयर है, हालांकि एटमॉस्फेरिक एयर बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, लेकिन वैज्ञानिकों को ये बात पता थी कि इस एयर में 2 गैसें ज्यादा अमाउंट में है। उनमें से एक गैस तो ऑक्सीजन को खोजा जा चुका था और ऑक्सीजन को नाम दिया जा चुका था प्राणवायु, तभी उसको ऑक्सीजन के नाम से कोई नहीं जानता था, तब उसको कौन से नाम से जानते थे, प्राणवायु नाम से जानते थे। वैज्ञानिकों ने रिसर्च जारी रखी और एक नई गैस को खोजा, और जब नई गैस को खोजा तो उन्होंने नए गैस के उपयोग को जब चेक किया तो उन्होंने देखा कि जो ये नई गैस थी जिसको आज हम नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं, ये गैस श्वसन क्रिया में कोई भी भाग लेती नहीं है, अर्थात ये जीवन के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप जीवित रहना चाहते थे उस समय आपको कौन सी गैस जरूरी थी, ऑक्सीजन, जिसका प्राणवायु नाम था। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस की खोज हुई जो जीवन के लिए कोई खास जरूरी महत्व रखती नहीं थी। तो वैज्ञानिकों के हिसाब से, उनके हिसाब से उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि जो दूसरी गैस भी मिलेगी नाइट्रोजन, ये भी जीवन के लिए जरूरी होगी। लेकिन जब वैज्ञानिकों के हिसाब से पता चला ये गैस तो श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेती, तो नाइट्रोजन गैस का नाम रख दिया गया फाउल। वैज्ञानिकों का यह मानना था कि हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। और आपका याद रखो, जब भी आपका कोई भी चांस फेल हो जाता था आप उसको क्या नाम देते थे, फाउल। तो इसका पहला नाम फाउल रखा। फिर इसके बाद रिसर्च लगातार चलते रहे, लोगों ने ये जान लिया हर हालत में कि श्वसन क्रिया के लिए हमारे लिए जरूरी नहीं है। इस गैस का दूसरा नाम रखा गया जीवन रहित गैस। तो एक फाउल के बाद सेकंड इसका नेम अगर चेक करें तो इसका नाम कौन सा था, क्या था, जीवन रहित
गैस। और बेटा आपको याद होगा अगर जीवन, और नहीं भी याद है तो, जीवन रहित गैस को अगर मैं लैटिन की लैंग्वेज में चेंज करूं, मिस्र देश की भाषा में चेंज करूं, तो बेटा इसका मतलब होता है एजोट। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन का पहला नाम फाउल, सेकेंड नाम पर चलते हैं तो इसका दूसरा नाम क्या है, जीवन रहित गैस, अर्थात ये जीवन के लिए जरूरी नहीं थी। और जीवन रहित को अगर मैं चेक करता हूं लैटिन की लैंग्वेज पे तो उसको क्या बोलते हैं, एजोट। बेटा एजोट के बाद इसका नाम पड़ा क्या, नाइट्रोजन। तो आपको याद होगा अभी एक फॉर्मूला पढ़ रहे थे, बेरियम एजाइड, ये एजाइड एजोट से लिया गया है, ध्यान रखना इस बात को। तो क्योंकि नाइट्रोजन का एक नाम एजोट था, उस बेसिस पे इसका नाम लिया गया है बेरियम, एजोट से नाम उठाकर लाया गया एजाइड। तो इसको ध्यान रखना, किसी भी मेटल के एजाइड को हीट करते हो, गर्म करते हो तो शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। यह तो हो गया नाइट्रोजन गैस को बनाने की विधियां। तो मैं जब भी कभी पूछूंगा नाइट्रोजन गैस का सबसे पहला नाम क्या था, आप क्या बताओगे, फाउल, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ऐसा माना था कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, फेल हो गया। जस्ट इसका दूसरा नाम क्या रहा, जीवन रहित, जिसको लैटिन लैंग्वेज पे अगर चेंज किया जाए तो अर्थ क्या होता है, एजोट। और लास्ट में हम लोगों ने अब लेटेस्ट फॉर्म में नाइट्रोजन इस गैस का नाम पढ़ रखा है। अभी चलेंगे इस बात को चेक करेंगे कि अगर हम किन्हीं विधियों से नाइट्रोजन गैस को बना सकते हैं तो जो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी उसके भौतिक गुण क्या क्या होंगे। तो भैया हमने कुछ भौतिक गुण लिख रखे, उसको सबसे पहले चेक करते हैं। नाइट्रोजन गैस कैसी है, रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन गैस है। ना तो कोई कलर होता है, ना तो किसी प्रकार की महक होती है, और ना ही किसी प्रकार का क्या होता है, स्वाद। अच्छा ये नहीं है, इसीलिए वायुमंडल में तो ज्यादातर गैस कौन सी है, नाइट्रोजन ही है। मैंने बताया था लगभग ज्यादातर हिस्सा जो है वो नाइट्रोजन का, कुछ हिस्सा जो है वो किसका है, ऑक्सीजन का। कुछ ऐसा रेशियो में है 3:1। नाइट्रोजन गैस अगर 3 रेशियो में है तो ऑक्सीजन गैस कौन से रेशियो पर है, 1 रेशियो पर। यह अंदाजा लगभग का है, नहीं तो किसी किसी व्यक्ति को रेशियो और परसेंटेज अच्छा आता है, मैथ उसका स्ट्रांग है, कहेगा पूरी एयर को सर जी ने कितना अनुपात बताया है, टोटल 4, 3 ये है, 1 ये है, तो इसका मतलब 100% तो यही दो गैसें हो गई। पूछेगा कि 75% ये होगी, 25% ये होगी, 100% कैसे होगी, तो बाकी गैसें कहां गई। तो बेटा मैं ये बता रहा हूं लगभग ये रीडिंग है, अन्य गैसों की अमाउंट बहुत कम है। अभी आगे चलेंगे, पहला रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन जान गए। एक और चीज ध्यान देंगे, नाइट्रोजन गैस का कहता है स्थायी समस्थानिक जो होते हैं वो 2, एक 12 और एक 14। तो 2 प्रकार की स्थायी समस्थानिक जानते हो ना, नाइट्रोजन के ऐसे एटम जिनके परमाणु क्रमांक आपस में कैसे होते थे, समान, हाँ परमाणु का भार डिफरेंट होता है। तो मैं क्या सोचता हूं, नाइट्रोजन के 2 एटम मिलते हैं, पहले प्रकार का एटम जिसका परमाणु भार कितना है, 14, और दूसरे प्रकार का एटम जिसका परमाणु भार कितना है, 12। अभी आगे हल करेंगे। नेक्स्ट नंबर कहता है यह विषैली गैस नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि वायुमंडल में ज्यादातर गैस नाइट्रोजन है। अगर ये विषैली होती तो हम लोगों पर कोई ना कोई हार्मफुल इफेक्ट लगातार डालती रहती। तो ये गैस किसी भी प्रकार का विषैला प्रभाव नहीं रखती है। कहता है यह वायु की अपेक्षा कुछ हल्की होती है। अब इस बात को चेक करेंगे कि वायु की अपेक्षा हल्की होती है तो इसका वजन कितना होता है। ध्यान रखना है आप लोगों को, वैसे सभी को पता होगा, नाइट्रोजन का होता है 28 ग्राम प्रति मोल। और तुमको बताएं बेटा, एयर का, वायु का जो वजन होता है वो तकरीबन 29 ग्राम प्रति मोल होता है लगभग। अभी बात आएगी सर जी नाइट्रोजन का जो वजन है वो 28 ग्राम प्रति मोल का है अणुभार, और एयर का जो एक वजन बताते हो आप 29 ग्राम प्रति मोल बताते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए एयर की अपेक्षा नाइट्रोजन गैस कैसी है, हल्की। अभी बाद में इस बात को चेक करना बाकी रह गया है कि आखिर वायु का वजन 29 ग्राम पर मोल क्यों बताया गया, आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसका वजन 29 कैसे निकल आया। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं और जस्ट इसके बाद चेक करते हैं कि एयर के अणुभार को या एयर के वजन को हमने 29 ग्राम पर मोल क्यों रखा। फिलहाल नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, इसको बाद में चेक करते हैं। आखिरी में कहता है कि यह जल में अत्यंत कैसा है, अल्प विलेय है, जल में बहुत ही कम घुलता है। नाइट्रोजन गैस अगर देखा जाए तो हम लोग ऐसा भी कहते हैं नाइट्रोजन गैस जल में अविलेय है, मतलब घुलती नहीं है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है, अगर कोई भी कंपाउंड जल में बहुत कम मात्रा में घुलता है तो हम उसको बता देते हैं अविलेय।
अभी आगे पढ़ेंगे, कहता है इसका क्वथनांक जो होता है वो 77.2 केल्विन और जो गलनांक होता है वो होता है 63.2 केल्विन होता है। तो दोनों का गलनांक, सॉरी नाइट्रोजन का गलनांक और क्वथनांक दोनों यहां हो गए। अभी लास्ट नंबर लिखता है इसका वाष्प घनत्व तो कितना होता है 14। और एक आसान सी चीज है, अगर आपको अणुभार निकालना है तो वाष्प घनत्व का 2 गुना कर दें, अणुभार आ जाएगा गैस का। और गैस का अणुभार पता हो, अगर वाष्प घनत्व पता करना हो तो क्या कर देना है आपको, आधा। तो ये हो गया भौतिक गुण। एक काम कर लेते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर मैं बताता हूं कि वायु का वजन 29 ग्राम पर मोल क्यों रखा गया। तो सबसे पहले इस बात को पढ़ लें कि आखिर जो वायु का वजन है ये 29 ग्राम प्रति मोल क्यों रखा गया है। आखिर ऐसा क्या रहा जो इसको हम, इसके अणुभार को 29 ग्राम पर मोल रखते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सभी लोग जानते हो नाइट्रोजन का जो अणुभार है वो है 28 ग्राम प्रति मोल। तो इसको अलग रखते हैं क्योंकि इसी से कंपेयर करना है हमें। अभी ध्यान रखेंगे इस बात को, अदर गैसेस को चेक करते हैं। आप सभी को इस बात का अंदाजा है कि जो वायुमंडल है उसमें से 2 गैसें प्रमुख रूप से, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन। अदर गैसेस भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड, अक्री गैसें भी। लेकिन बेटा अगर मैं चेक करता हूं तो वे गैसें बहुत अमाउंट में कम हैं, तो हम उन गैसों को इग्नोर करते हैं और मेनली ऐसा मानते हैं कि वायु जो है, एयर जो है, वो 2 गैसों का मिक्सचर है, पहला नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। जैसा कि मैंने बताया अगर दोनों का रेशियो लेके चलें तो दोनों का रेशियो तकरीबन 3 अनुपात कितना है, 1। मतलब वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का रेशियो ज्यादा है, अधिक है, और ऑक्सीजन गैस का रेशियो कम है। ऐसा भी बोल सकते हैं ऑक्सीजन गैस के अपेक्षा 3 गुना अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अभी मैं क्या चेक करता हूं, नाइट्रोजन गैस का अणुभार सभी को पता है कितना होता है, 28 ग्राम प्रति मोल। और ऑक्सीजन गैस का वजन तुमको सबको पता है, एक परमाणु का भार होता है 16। तो O2 का अणुभार कितना हो जाएगा, 32 ग्राम प्रति मोल। तो मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का अणुभार निकालना है क्योंकि एयर में यही दोनों गैसें तो मेनली होती हैं। अभी चेक करते हैं। अब हम क्या सोचते हैं, एयर में अगर 2 गैसें हैं, हम इस गैस का वजन लेंगे, अगर अणुभार लेंगे तो ये गैस का अणुभार छूट जाएगा। और अगर इस गैस के मॉलिक्यूलर वेट अर्थात अणुभार को लेते हैं तो इस गैस का मॉलिक्यूलर वेट छूट जाएगा। तो हम एयर का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें, तो हम क्या कर देते हैं, आप ऐसी जगह पर एक काम करते हो, दोनों गैसेस के मॉलिक्यूलर वेट का क्या निकाल लेते हैं, एवरेज। ज्यादातर ऐसा ही तो होता है। आपने इसके पहले या अभी भी कुछ क्वेश्चंस हल किए होंगे समांतर माध्य के एवरेज निकालने के। तो कब होता था एवरेज, कब निकाला जाता है, जब कभी भी आप कई रेशियो को ऊपर नीचे वैल्यू को देखें, आप ना ऊपर वाली वैल्यू लेना चाहते हैं ना नीचे वाली, आप पूरे का क्या निकाल लेते हैं, एवरेज। सवाल ऐसा आता था कि एक व्यक्ति की मजदूरी 30 दिनों की इस प्रकार है, कभी 150, कभी 250, इस प्रकार से एवरेज ऊपर ज्यादा रहता था और पूछता था औसत मजदूरी बताओ। तो एवरेज के हिसाब से निकालने के लिए आप लोग क्या करते थे, ऊपर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ऐसा कुछ करते थे। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे, नाइट्रोजन गैस का रेशियो 3 का है ना, तो नाइट्रोजन गैस को कितनी बार जोड़ा जाए, 3 बार ना। 3 बार जोड़ा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 28 इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन गैस का एक रेशियो है तो 32 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1 4। पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या हो गया डेटा से। तो अब हम इसका समांतर माध्य अगर निकालें बेटा, तो इसमें से देखो सबसे पहले 3 का गुना 28 में होगा, 28 का 3 पे हुआ 84, 32 का कर देंगे तो 32/4। बेटा इसको और कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 8 3 कितना हुआ 11। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 3 बच गया। 4 से 9 बार डिवाइड करोगे तो 4 9 36 कंप्लीटली डिवाइड हो गया। और तकरीबन एक एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अगर देखते तो आता है
29 ग्राम प्रति मोल। तभी हमेशा जब भी कभी एयर को आप वेट निकालने के लिए कहेगा या मॉलिक्यूलर वेट मांगेगा तो हम लगभग उसका अणुभार कितना बताते हैं, 29 ग्राम प्रति मोल। अभी चेक करेंगे उस हिसाब से तो नाइट्रोजन का वजन एयर की अपेक्षा थोड़ा सा कैसा है, कम। अभी एक चीज पूछेंगे आप लोगों से, ऑक्सीजन गैस का वेट क्या होता है, 32 ग्राम पर मोल। ये वायु की अपेक्षा हल्की होती है कि भारी, भारी। अब इस बेसिस पर एक और बात रखेंगे हम लोग इधर, क्योंकि नाइट्रोजन गैस का वजन एयर की अपेक्षा हल्का है और ऑक्सीजन गैस का वजन एयर की अपेक्षा भारी है। वायुमंडल में पृथ्वी की सतह पर कौन सी गैस आ जाती है, ऑक्सीजन। पूछेगा क्यों, क्योंकि इसका वजन कैसा है, हल्का सा, थोड़ा सा, नाइट्रोजन की अपेक्षा भारी है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली सबसे अधिक गैस, तो वो ऑक्सीजन है। और पूरे वायुमंडल की बात होगी तो फिर अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा कम है, ये वायुमंडल में कहां की ओर रहती है, ऊपर की ओर रहती है। और पृथ्वी की सतह पर ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस रहती है, ऑक्सीजन। तो ये मॉलिक्यूलर वेट वाली बात जान गए। अभी चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं नाइट्रोजन गैस की। तो इधर हम लिखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो बेटा अगर केमिकल प्रॉपर्टी नाइट्रोजन गैस की पढ़ते हैं तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हाइड्रोजन गैस से क्रिया। बेटा कभी कभी हाइड्रोजन गैस से क्रिया न कह के हम लोगों से कह देता है हैबर विधि। हैबर विधि क्या है, हाँ कुछ किताबों में बेटा इसको हाबर विधि भी लिखा हुआ है, आप उससे परेशान ना हो। तो आपसे अगर इनमें से कोई भी आर्टिकल पूछ लेता है, कहता है नाइट्रोजन गैस के विक्रिया हाइड्रोजन से करवाइए, या आपसे पूछ लेता है हैबर विधि किसे कहते हैं, या बोलता है हाबर विधि क्या है, तो एक ही रिएक्शन आपको लिख के आनी है। उस समय हमें नाइट्रोजन गैस की विक्रिया किससे करवानी होती है, हाइड्रोजन से। और नाइट्रोजन गैस की विक्रिया हाइड्रोजन से होती है तो अभिक्रिया को देखो कैसे लिखते हैं, एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन है और इस अभिक्रिया को कंप्लीट करवाने के लिए हमें Fe नाम का उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम नामक हमें क्या चाहिए, वर्धक। और अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें तकरीबन 700 केल्विन ताप, या लगभग पर ऐसा कर लेते हैं 500 डिग्री सेल्सियस ताप और बेटा 200 वायुमंडल दाब की आवश्यकता होती है। जिस ग्रह पर हम सरवाइव कर रहे हैं यहां का वायुमंडलीय दाब कितना है, 1 वायुमंडल, लेकिन हमें प्रेशर कितना रखना है, 200 वायुमंडल, यहां के प्रेशर से 200 गुना। अभी यहां पे ध्यान देने वाली बात है, नाइट्रोजन किससे विक्रिया करेगा, हाइड्रोजन से, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन से विक्रिया करके एक गैस को निर्मित करेगा जिसका नाम है अमोनिया। तकरीबन इंटरमीडिएट की क्लास में मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को यह अभिक्रिया नहीं आती होगी, सभी को लगभग आती है, लेकिन इंटरमीडिएट के स्तर पे ज्यादातर बच्चों को यह नहीं पता होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बनने वाला कंपाउंड NH3 ही क्यों होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बनने वाला कंपाउंड N3H भी तो हो सकता है। तो मैं क्या देखता हूं, हम क्यों ऐसा नहीं पता हम लोगों को, रीजन है कैसे, हम लोग आज तक जब भी भगे हैं अभिक्रिया को कंप्लीट करने के चक्कर में रहे, कहीं से भी विक्रिया देख लें, झांक ली इधर से, अरे ये विक्रिया लिखी है उसको कंप्लीट कर लो। हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात को कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई हमको कैसे पता चलेगा N और H ने रिएक्शन किया तो NH3 बनेगा, N और H की विक्रिया द्वारा N3H भी बन सकता है। और ऐसा ही बात नहीं कि कह दो सर जी ये कंपाउंड होता नहीं है, हाइड्रोजोइक एसिड, स्मिट अभिक्रिया आपने पढ़ी थी उस पे इसका यूज हुआ था। तो अब हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे आखिर ऐसा क्या रीजन रहा कि NH3 बनकर तैयार हुआ, N3H बनकर तैयार नहीं हुआ। चेक करेंगे, देखो इसको जनरली और मोस्टली, इन दोनों बातों को हमेशा ध्यान रखना है कि ज्यादातर जो कंपाउंड नॉर्मली बनते हैं वो कैसे बनते हैं।
एक दो कंपाउंड की मैं बात नहीं कहता हूं कि काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में बनते होंगे, कंपाउंड के फॉर्मूले डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो कंपाउंड बनते हैं कैसे बनते हैं बेटा, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना था 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया कितना आया 2,5, और 2,5 से आपको क्या लगता है ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए दो काम कर सकता है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर दे और या तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों को क्या करे। आपको क्या उचित लगता है, 5 त्यागना सरल है कि 3 ग्रहण करना सरल है? इसका मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई 3, या मैं सामने लिख दूं। हाइड्रोजन की बात कर लें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1, और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए या एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ग्रहण भी करेगा, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई 1। नाइट्रोजन की 3 हुई, समझ पाए? नाइट्रोजन वैलेंसी 5 दिखा सकता था अगर वो 5 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता, त्याग देता, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, आप खुद इस बात को समझते हो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है 5 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की अपेक्षा। ये वाला हिस्सा मिटा दें ऊपर वाला, दोनों के बीच में कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसकी वैलेंसी को इसके पास लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई तो n का मल्टीप्लाई किससे हुआ 1 से, और h का मल्टीप्लाई किससे हुआ 3 से, तो फॉर्मूला बना N1H3। लेकिन हम लोग एक बात को ऐसे भी सोचें, नाइट्रोजन कितना है 1, और मैं इसको मिटा भी देता हूं तो नाइट्रोजन कितना है 1। तो अगर बिना एक लिखे काम जानते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन 1 है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो जनरल कंपाउंड बनकर तैयार होगा वो क्या होगा NH3। इस बात को बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। रीजन है कि हमको भी पता होना चाहिए, हम एक चीज समझते हैं ये कंपाउंड कई बार पढ़ चुके हो, डायरेक्ट आंसर लिख दिया उसका, लेकिन पहली बार अगर कोई कंपाउंड बनाने के लिए आता तो हमारे लिए प्रॉब्लम थी ना उस समय, क्योंकि हमने ऐसे कंपाउंड तो बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन अगर इससे अगर कोई क्वेश्चन आ जाता जिस कंपाउंड को हमने नहीं पढ़ा था तो शायद उसे बनाना कठिन भी हो जाता। वैलेंसी को ट्रांसफर करना जान गए, और ध्यान भी रहने वाली बात है इसमें से ये अभिक्रिया आपको ये ध्यान रखनी है कि ऊष्मा शोषी है, ये बहुत विशेष चीज है कि मैं बाद में भी पूछूंगा कि अभिक्रिया कैसी है, आप बताओगे ऊष्मा शोषी। हाँ, इनमें से एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है, अब एक क्वेश्चन हम लोगों ने इस बात को पढ़ा था कि नाइट्रोजन एनटीपी पर सामान्य ताप और दाब की अवस्था में लगभग अक्रिय गैस है। अगर गैस अक्रिय है तो उसने रिएक्शन क्यों कर लिया, तो उसका आंसर है नाइट्रोजन सामान्य ताप दाब पर अक्रिय गैस है। क्या ये सामान्य ताप दाब है? सामान्य ताप का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और सामान्य दाब का मतलब होता है एक वायुमंडल दाब, लेकिन ना तो इस बार ताप सामान्य है ना इस पर दाब सामान्य है। तो इस बात को भी आप सभी को पता होना चाहिए, सामान्य ताप दाब पर नाइट्रोजन गैस लगभग अक्रिय गैस है, परंतु हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर नाइट्रोजन गैस क्रियाशील हो जाती है, याद रहेगा। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट में नाइट्रोजन गैस कैसी है, क्रियाशील है, और सिंपल टेम्परेचर और प्रेशर में नाइट्रोजन गैस कैसी है, अक्रिय गैस है। एक और चीज, नाइट्रोजन के ज्यादातर जो रासायनिक गुण होंगे, ज्यादातर अभिक्रियाएं होंगी बेटा वो हाई टेम्परेचर पे ही संपन्न होगी। क्यों? सिंपल टेम्परेचर पे तो नाइट्रोजन अभिक्रिया ही नहीं करती। तो इस बात को अपने दिमाग में भी बिठा के रखना है कि क्योंकि नाइट्रोजन गैस सिंपल टेम्परेचर पर रिएक्टिव नहीं है, इसकी ज्यादातर अभिक्रियाएं कैसे होंगी, हाई टेम्परेचर पर ही होंगी। तो इन अभिक्रियाओं में कहीं कहीं जरूरत पड़ जाती है ना, तो आप लोग लिख सकते हो हाई टेम्परेचर बिना देखे। जैसे ये हैबर विधि वाली बात हो गई, कभी कभी हम लोगों के पास आता है, कहता है धातु से क्रिया, अब बेटा धातु तो बहुत सारी है अपने यहां, उनमें से रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले Na की नाइट्रोजन से। हाँ, किसी के मन में आ रहा होगा ऊपर वाली अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, अरे भैया बैलेंस कर लो यार, पता लगा फिर शाम तक सोचते रहे बैठे घर में, कहेंगे वो एक अभिक्रिया थी बैलेंस नहीं थी, सर जी ने खत्म कर दिया उसको, वहीं से अभिक्रिया को निपटाया जाए और ऐसा निपटाया जाए कि पहले वो वाला वैलेंसी चेक कर ली जाए यार, नहीं। अच्छा, वैलेंसी चेक करोगे डायरेक्ट, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी दे रहा था 3,
सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, आउटर मोस्ट शेल पर कितना इलेक्ट्रॉन 1, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये त्याग कर ही अपने अष्टक को पूरा करेगा, तो 1। क्या फॉर्मूला बनना चाहिए, Na3n। तो सोडियम की नाइट्रोजन से विक्रिया होगी तो Na3n, इसका नाम है सोडियम नाइट्राइड। हाँ, एक और काम कर लेते हैं, विक्रिया को बैलेंस तो कर लिया जाए। एक काम करते हैं, 2 नाइट्रोजन है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई, यहां मत कर देना, यहां अगर कर दिया 2 से मल्टीप्लाई तो बेटा फिर वैलेंसी का कोई अर्थ बचा नहीं। जब भी होगा तो वो सामने मोलों की संख्या को बनाया जाएगा। नाइट्रोजन तो हो गया बैलेंस, सोडियम 6। लेकिन कभी कभी होता क्या है ना कि मेटल बदल जाता है, एकदम से मेटल बदल के आ गया और आप लोग पुराना वाला मेटल समझे बैठे हो। जैसे अब मैंने मेटल बदल दिया और मेटल कर दिया है मैंने कैल्शियम, और इसकी अभिक्रिया नाइट्रोजन से होनी है बेटा, तो सोडियम हटाओ और उसकी जगह पे कैल्शियम रख दो। यार कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2 लास्ट से खत्म हुआ, तो बेटा मल्टीप्लाई हो गया। फॉर्मूला क्या बन के तैयार होगा, Ca3n2, Ca3n2। अभिक्रिया में से बैलेंस कर लिया जाए इसको, तो यार n तो 2 है, Ca में कितना कर दिया जाए, 3 कर दिया जाए। मैं एक काम कर लेता हूं यार, इतनी मेहनत नहीं करेंगे हम लोग भी। यहां पर बेरियम का आप करवाओगे, रिएक्शन को बैलेंस करोगे, और इसके बाद आप एक काम और करोगे कि एल्यूमिनियम का आप रिएक्शन करवाओगे और इसको भी बैलेंस करोगे, लेकिन एल्यूमिनियम वाला हम करवा के दिखाएंगे क्योंकि हल्का सा डिफरेंट। बेटा एल्यूमिनियम को लिख लेते हैं, परमाणु क्रमांक 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3। अब 3 तो दोनों में देखो मिल रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या आ गई, 3 ऊपर वाले पर 3 नीचे वाले पर कॉमन हो सकता है 3। अगर कभी कोई उभयनिष्ठ संख्या मिल जाए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, डिवाइड कर दिया दोनों को, 3 से 3 काट गया। अभी एक चीज ध्यान में याद है, ऊपर 6 होता नीचे 3 होता, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कट गया। तो बेटा Al की अभिक्रिया, Al 1 से साथ जाएगा तो N भी 1 के साथ जाएगा और कंपाउंड बनेगा AlN। रिएक्शन का बैलेंस करवाना तुम्हारा काम है और रिएक्शन को बाकी देखना भी तुम लोगों का काम है। एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ते हैं आगे। बेटा अगला रासायनिक गुण है ऑक्सीजन से क्रिया। अभी चेक करते हैं कि ऑक्सीजन की अभिक्रिया कैसे होगी नाइट्रोजन से। तो फिर सभी को पता ही है कि नाइट्रोजन गैस नॉर्मली किसी भी पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करती, और यह भी बात पता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जब हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करती है, इस अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर तकरीबन 2000 केल्विन के आसपास रहता है। और बेटा आपको बता दें यह अभिक्रिया भी रिवर्सिबल है। तो जब 2000 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हुए 2 तो कॉमन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ध्यान रखने वाली बात है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जो कम स्टेबल है, अनस्टेबल कंपाउंड है। क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, या तो वो तुरंत डिकम्पोज होकर N2 और O2 में दोबारा टूट जाएगा, और यह अगर अभिक्रिया होगी तो ये एयर्स की ऑक्सीजन से और रिएक्शन करेगा और अधिक रिएक्शन करके बना डालेगा 2NO2 सेम टेम्परेचर पर। तो इसको ध्यान रखना, ये बताना है हम लोगों को कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अतः अनस्टेबल कंपाउंड का मतलब हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। भाई अनस्टेबल का अर्थ क्या होता है, हाईली रिएक्टिव। अगर वो हाईली रिएक्टिव है तो रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन की और भी अमाउंट से, और लास्ट में बना करके तैयार करेगा क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो ये रिएक्शन को हम ध्यान रखेंगे। अभी एक और रिएक्शन है, कहता है कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बाइड से अभिक्रिया या कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया। बेटा कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है CaC2, और इसको बेटा अभिक्रिया किससे करवानी है, नाइट्रोजन गैस से। अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट में से है, इसको ध्यान रखना।
तकरीबन 1300 केल्विन टेम्परेचर को की आवश्यकता होती है इस अभिक्रिया को कंप्लीट करवाने के लिए। एक चीज का हमेशा आप देख रहे होंगे उस समय से, नाइट्रोजन गैस हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करती है। क्यों ना? नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये अनरिएक्टिव गैस है, ये रिएक्टिव कब बनती है? हाई टेम्परेचर पर। रिएक्शन का तरीका क्या है? नाइट्रोजन एक कार्बन एटम को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, तो भैया ये कार्बन एटम तो अलग हो गया और उस गए हुए कार्बन एटम की जगह पे नाइट्रोजन खुद शिफ्ट हो जाएगा, और खुद शिफ्ट होगा तो बेटा बनाएगा CaCN2। ध्यान रखने वाली बात है, इस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम साइनेमाइड। साइनेमाइड बेटा ये काफी ज्यादा पूछी वाली जाने वाली अभिक्रियाओं में से एक है। पूछता है नाइट्रोजन से कैल्शियम साइनेमाइड कैसे बनाओगे। एक और रिएक्शन लिखते हैं Al2O3 से क्रिया, या कभी कभी लोग कह देते हैं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का अपचयन, ऐसा भी बोल देते हैं। तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के अपचयन के लिए आपको नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को चेक कर लेते हैं, Al2O3। अपचयन करने के लिए हमें दो कंपोनेंट चाहिए, एक तो कोक और दूसरा नाइट्रोजन। अभी बात आएगी सर जी ये कौन सा कंपाउंड आ गया, कोक क्या होता है? बेटा मैंने बताया था ना कार्बन के बहुत सारे रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरीन, कोयला, वैसे ही एक फॉर्म क्या है? कोक। अभिक्रिया करने का तरीका बेटा बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ समझ पाए आप? सी जो 3 है वो 3 O से रिएक्शन करेगा, 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। और ये बेटा भी अभिक्रिया जो है वो हाई टेम्परेचर पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। और बेटा अगर 3C 3O को मिलाकर 3CO बना लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 2Al और 2N के साथ रिएक्शन करेगा 2AlN। तो ये Al कैसे कंपाउंड बना होगा? Al की वैलेंसी 3 रखी गई होगी, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 रखी हो गई, 3 को कैंसिल कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर Al भी 1 और N भी 1, AlN लिखा गया। तो बेटा ये वही रासायनिक अभिक्रिया है जो नाइट्रोजन गैस पर बेस्ड दी गई है। तो इसको ध्यान रखेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग क्या क्या है। तो मैंने कुछ उपयोग समय को बचाने के लिए पहले से ही लिख रखे हैं। अगर मैं उन उपयोगों में से पढ़ता हूं कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग क्या है, तो कहता है नाइट्रोजन गैस से आप अमोनिया बना सकते हो, नाइट्रोजन गैस से आप नाइट्रिक एसिड बना सकते हो, और मैं बताऊं नाइट्रोजन गैस के से बहुत सारे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। अपने यहां ज्यादातर जो बॉडी पे भी कंपोनेंट प्राप्त हैं वो भी नाइट्रोजन युक्त हैं। खेत पर आप यूरिया डालते हो वो भी नाइट्रोजन युक्त है। तो नाइट्रोजन की तो कमी नहीं है यहां अपने यहां। मैं दूसरा कहता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में लौह और स्टील, तो इसका अर्थ क्या कहता है? औद्योगिक क्षेत्रों में भी नाइट्रोजन गैस का यूज है अक्रिय वातावरण प्राप्त करने में। अक्रिय वातावरण प्राप्त होगा तो क्या होगा? ना तो लोहा जल्दी से खराब होगा और ना ही स्टील जल्दी से खराब होगा, लोहा और स्टील सुरक्षित बना रहेगा। अभी नेक्स्ट नंबर पे प्राप्त करते हैं, कहता है द्रव अगर नाइट्रोजन है। द्रव नाइट्रोजन क्या होता है? अगर हम नाइट्रोजन गैस के टेम्परेचर को कम करें और प्रेशर को बढ़ाएं, ध्यान रखना इस सिचुएशन को, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। अगर नाइट्रोजन गैस को लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रखें तो नाइट्रोजन गैस द्रव के रूप में बदल जाती है, और जब गैस द्रव के रूप में बदल जाती है तो फिर नाइट्रोजन गैस काहे का कार्य करती है? प्रशीतक। प्रशीतक क्या होता है? प्रशीतक का मतलब है अदर कंपाउंड्स को या अदर वस्तुओं को क्या करने में? ठंडा। फ्रिज में एक पीछे सिलेंडर लगा रहता है ना, वातावरण ठंडा करने के लिए उसमें से कोई ना कोई गैस भरी जाती होगी। नॉर्मली अमोनिया गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, या शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाइट्रोजन का भी यूज कर सकते हैं। तो प्रशीतक का मतलब समझ गए ना? वस्तुओं को ठंडा करने के लिए जो गैस यूज में है उसको हम कहते हैं प्रशीतक। आगे कहता है विद्युत लैंप का मतलब क्या है? विद्युत बल्ब। विद्युत बल्बों में, या जिसको विद्युत लैंप कह सकते हैं, अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में एक नॉर्मल सी चीज इसको देखते हैं। अपने यहां बल्ब के अंदर एक तंतु लगा रहता है टंगस्टन का, वुल्फ्राइम भी कहते हैं उसको। अगर बल्ब के अंदर टंगस्टन के साथ हम O2 को भर दें, O2 तो अधिक्रियाशील वाली गैसों में से है, जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा O2 तो पहले ही रिएक्शन करने के लिए तैयार है, तुरंत रिएक्शन कर लेगा और टंगस्टन को ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा, अर्थात टंगस्टन ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा, बेकार हो जाएगा।
तो हम लोगों ने क्या सोचा, एक काम करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ना रख के किसको रखते हैं, नाइट्रोजन, क्योंकि ये जल्दी से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेगा, बल्ब थोड़ा बहुत हीट भी हो जाता है तो भी ये रिएक्शन करने वाला नहीं है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन गैस को क्यों भरा, नाइट्रोजन गैस को इसलिए बल्ब के अंदर भर दिया क्योंकि अगर बल्ब हीट भी हो जाए, अंदर का एटमॉस्फेयर गर्म भी हो जाए, तो नाइट्रोजन गैस एक प्रकार की लगभग अक्रिय गैस है जो जल्दी से अभिक्रिया नहीं करेगी, किससे, टंगस्टन से। अब बात आई क्या कभी अभिक्रिया नहीं करेगी, तो बेटा कभी कभी अभिक्रिया कर भी लेती है, ऐसा नहीं है, कभी कभी हाई टेम्परेचर पर अभिक्रिया कर भी लेती है और उस बल्ब खराब हो जाता है उसी समय। नेक्स्ट नंबर लिखा है, कहता है उच्च ताप सुग्राही थर्मामीटर। आपने यहां जो थर्मामीटर होता है उसमें से तो बेटा ज्यादा टेम्परेचर नापा ही नहीं जाता। डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो मेरे ख्याल से 40, 50, 60 तक डिग्री सेल्सियस में नापेगा, और फॉरेनहाइट में नापा जाए तो 120 या 100 तक नापा जाएगा। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर को नापना है, 100 डिग्री सेल्सियस, 200, 500, 700, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को, तो फिर उसके लिए आपको एक अच्छे थर्मामीटर की जरूरत होती है। और उस थर्मामीटर में कांच के बल्ब के अंदर मरकरी के साथ कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। तो इसको ध्यान रखोगे। उच्च ताप सुग्राही का अर्थ जानते हो ना, जो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए यूज में लाए जाए थर्मामीटर, उनमें कांच के बल्ब के अंदर मरकरी या पारा के साथ कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो एक काम कर लेते हैं, इनको नोट कर लेते हैं, आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे फिर।